जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है जी कृष्णवंशी और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो राजस्थान के लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टॉपिक का नाम है राजस्थान में 1857 की क्रांति। इस टॉपिक को हम समझने के लिहाज से तीन फेज के अंदर पढ़ेंगे। पहला जो अपना डिस्कशन रहेगा वो रहेगा राजस्थान में जो 1857 की क्रांति घटित हुई है तो उसकी पृष्ठभूमि क्या रही है। उसके बाद में जो हमारा सेकंड डिस्कशन रहेगा वो रहेगा 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान की स्थिति। तीसरा जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा राजस्थान में जो 1857 की क्रांति घटित हुई है उसके चरण क्या रहे, मतलब किस प्रकार से राजस्थान में क्रांति आगे बढ़ी है। उसके बाद में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा हम लास्ट में क्वेश्चन वगैरह भी इसके देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में जो 1857 की क्रांति है आखिरकार ये क्यों घटित हुई और इसके बीज कहाँ थे, इसको हमें समझना पड़ेगा सर्वप्रथम। तो 1707 ईस्वी की बात है दोस्तों, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद से ही मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था और जो जितने भी देसी रियासतें थी, जैसे राजपूताना, राजस्थान में बहुत सारी रियासतें थी, सभी जो रियासतें थी अपना पृथक पृथक अस्तित्व बनाने में कामयाब होने जा रही थी। लेकिन उसी समय राजपूताना यानी कि आधुनिक राजस्थान पर जो मराठा है उनका आक्रमण लगातार तेजी से बढ़ने लगा। सर्वप्रथम जो राजपूताना में मराठाओं का आक्रमण है वो बूंदी से स्टार्ट माना जाता है। बूंदी की बहुत ही एक उसका नाम था अमरपुरी। अमरपुरी के निमंत्रण पर सर्वप्रथम मराठा राजस्थान में आए और उसके बाद में लगातार मराठा राजस्थान में बने रहे। इन्होंने भयंकर लूटमार की और इसके अलावा ये किसी राज्य से अगर उस पर वो राज्य चाहता है कि वे हम पर आक्रमण नहीं करे तो एक निश्चित अमाउंट उनसे वसूल किया जाता था जिसे खिराज कहा जाता था। तो मराठा बड़ी मात्रा में खिराज वसूल करते थे और यहाँ के जो राजा थे, यहाँ के जो शासक वर्ग था राजपूताना का, वो मराठाओं से त्रस्त आ चुका था, बहुत परेशान हो चुका था, जनसाधारण भी तथा यहाँ का शासक वर्ग भी। उसी समय कमोवेश उसी समय राजस्थान या फिर राजपूताना संपूर्ण भारत में ब्रिटिश कंपनी का भी आगमन होता है उसके समानांतर। और जब 1818 में बहुत ज्यादा प्रभावशाली तरीके से ब्रिटिश कंपनी अपना अस्तित्व जमा लेती है, तब 1818 में ब्रिटिश कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और यहाँ की जो देसी रियासतें हैं, राजपूताना की जो रियासतें हैं, इनके बीच में बहुत सारी संधियां होती है जिन्हें 1818 की संधियां कही जाती है। इन संधियों से राजपूताना की जो रियासतें थी उनको क्या फायदा हुआ, तो उनको यह फायदा हुआ कि अब उनको मराठाओं के आक्रमण से उनका बचाव हो गया। साथ में 1818 की क्रांति की शर्तों में ये चीज भी शामिल थी कि जो ब्रिटिश कंपनी है वो राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, उनके उत्तराधिकार के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी, उनको बाह्य तथा आंतरिक सुरक्षा प्रदान करवाएगी। लेकिन समय के साथ साथ ये जो 1818 की संधियां हैं ये धूमिल होती चली गई और ब्रिटिश जो कंपनी है उन्होंने राजपूताना की रियासतों में अपने प्रभाव को छोड़ना स्टार्ट कर दिया। उनका हस्तक्षेप लगातार बढ़ने लगा, लगातार उनका हस्तक्षेप अलग अलग मामलों में बढ़ने लगा, जिससे 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि भी तैयार होती है। उनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि आखिरकार ऐसे क्या कारण रहे कि 1857 की क्रांति घटित हुई। तो पहले हम इसको पृष्ठभूमि के यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड। तो पहला ये है कि जो ब्रिटिश कंपनी थी वो राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कंपनी का लगातार बढ़ने लगा था। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप लगातार कंपनी का बढ़ने लगा था। इसके कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे सन 1839 में
जोधपुर रियासत में ब्रिटिश कंपनी ने जोधपुर किले पर कब्जा कर लिया था, जो कि शासन में कंपनी का आंतरिक हस्तक्षेप भी माना जाएगा। इसके अलावा 1842-43 में कंपनी ने जो जोधपुर के नाथ हैं उनको अपनी जमीनों से बर्खास्त कर दिया था तथा उनको कैदी बना लिया था, वो भी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ही माना जाएगा। इसके अलावा 1821 में कोटा के जो महारावल थे किशोर सिंह और उनके एक दीवान थे, उनका नाम था जालिम सिंह, उनके बीच में युद्ध हुआ था और ये युद्ध हुआ था दोस्तों मांगरोल में। और इस युद्ध में ब्रिटिश कंपनी ने कोटा महारावल का साथ नहीं देते हुए दीवान जालिम सिंह का साथ दिया था। तो ये भी जो 1818 की संधियां हैं उनका उल्लंघन है, जिसके कारण भी शासकों में एक रोष पैदा हुआ ब्रिटिश कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। दूसरा कारण हम लिख सकते हैं उत्तराधिकार के मामलों में हस्तक्षेप। उत्तराधिकार का अर्थ होता है कि जब कोई शासक होता है तो उसके बाद में अगला राजा कौन बनेगा, इसे बोलते हैं उत्तराधिकार। जब कंपनी ने 1818 में संधियां की थी तो इस बात की आश्वासन दिया था रियासतों को कि भाई हम आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे इनका हस्तक्षेप आंतरिक मामलों में लगातार बढ़ने लगा। उत्तराधिकार के मामलों में हस्तक्षेप, जैसे अलवर में एक मामला सामने आता है 1826 के लगभग। अलवर में क्या हुआ कि दो भाई थे विनय सिंह और बलवंत सिंह। तो विनय सिंह और बलवंत सिंह दोनों के मध्य अलवर रियासत को लेकर झगड़ा प्रारंभ हुआ। तो ये झगड़ा जब ब्रिटिश कंपनी को पता चला तो इन्होंने अलवर रियासत के ही दो भाग कर दिए और अलवर रियासत को दो भागों में विभाजित करके विनय सिंह और बलवंत सिंह को बांट दिया। तो ये उत्तराधिकार के मामलों में हस्तक्षेप का एक उदाहरण है। इसके अलावा डूंगरपुर के जो शासक थे उनका नाम था जसवंत सिंह। तो इनको तो बोल दिया जसवंत सिंह जी को तो आप तो जाओ वृंदावन, और इनकी जगह शासक बना दिया प्रतापगढ़ के एक अल्पवयस्क सामंत सिंह के पुत्र दलपत सिंह को। दलपत सिंह को इनकी जगह डूंगरपुर का शासक बना दिया। तो ये भी उत्तराधिकार के मामलों में एक हस्तक्षेप का उदाहरण है। इस प्रकार कंपनी ने राज्यों में तथा उत्तराधिकार के मामलों में हस्तक्षेप करते हुए यहाँ के जो शासकों को काफी हद तक नाराज किया, जिसके कारण यहाँ का जो शासक वर्ग था उनके मन में कंपनी के खिलाफ एक असंतोष व्याप्त होना स्वाभाविक था। और क्या कारण रहे हैं 1857 की क्रांति के, अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से आगे चले तो राज्यों की आर्थिक स्थिति का कमजोर होना। राज्यों की आर्थिक स्थिति का कमजोर होना। आर्थिक स्थिति का कमजोर होना कैसे हुई राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर? आखिर जब कंपनी ने 1818 की संधियां की थी तब उन्होंने बोला था कि हम किसी भी प्रकार का खिराज वसूल नहीं करेंगे। खिराज एक राशि होती है जो कि बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के बदले में राज्यों से वसूली जाती है। तो कंपनी ने वादा किया था कि हम मराठों से या फिर पिंडारियों से आक्रमण के बदले किसी भी प्रकार की राशि आपसे नहीं वसूल करेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ने लगा कंपनी वादों के खिलाफ ही करने लगी और कंपनी एक भारी मात्रा में खिराज वसूलने लगी। अगर कोई रियासत या कोई शासक ये निर्धारित खिराज समय पर नहीं दे पाता तो इस पर ब्याज लगाकर कंपनी वसूल करती, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज। इसके अलावा और भी उदाहरण हैं राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के। 1835 ईस्वी में जयपुर में राजमाता भटियानी के विरुद्ध शेखावटी के जो सामंत थे उन्होंने विद्रोह कर दिया और उस विद्रोह को दबाने के लिए इन्होंने ब्रिटिश से सहायता मांगी।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायता मांगी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायता तो कर दी, लेकिन उन्होंने फिर पैसे की डिमांड की, तो ये पैसे नहीं दे पाए। तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इनसे सांबर झील हड़प ली, यानी कि उत्पादन के साधनों पर कंपनी अधिकार करना प्रारंभ करने लग गई, जिससे राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई। इसके अलावा 1835 में ही कंपनी ने जोधपुर लीजियन का गठन किया। जोधपुर में ही जोधपुर लीजियन एक सैनिक टुकड़ी है दोस्तों, इसका गठन किया और कहा कि इससे आपकी आंतरिक सुरक्षा बहाल रहेगी। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो जोधपुर लीजियन का गठन कंपनी ने अपने हितों की रक्षा के लिए किया था। तो इससे भी जो शासक वर्ग था उनमें असंतोष की भावना व्याप्त हुई, क्योंकि जैसे अभी जोधपुर लीजियन है तो गठन कंपनी ने कर दिया, इस पर खर्च आता था 1,15,000 रुपए वार्षिक। तो कंपनी ने बोला कि भाई गठन तो हमने किया है इसका, लेकिन ये जो 1,15,000 रुपए वार्षिक खर्च आएगा इसका, ये रियासत जोधपुर रियासत से वसूला जाएगा। तो इस वजह से इन रियासतों में कंपनी के और ब्रिटिश प्रभुसत्ता के बारे में एक असंतोष व्याप्त होना स्वाभाविक ही था। और क्या है, जैसे 1841 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मेवाड़ रियासत में भील कोर की स्थापना की, जिसे मेवाड़ भील कोर भी कहा जाता है। भील कोर की स्थापना की और इसका खर्च भी मेवाड़ रियासत से ही वसूला जाने लगा। इस वजह से जो शासक वर्ग था वो कंपनी से नाराज रहने लगा और उनमें एक असंतोष की भावना पनपी, जिसके कारण 1857 की क्रांति के बीज प्रस्फुटित हुए। इसके अलावा और क्या कारण रहे, तो और जैसे जनसाधारण की बदहाल स्थिति। अब इसका क्या मतलब है, इसका अर्थ यह है कि जब कंपनी राज्यों पर अतिरिक्त बोझ लगाने लगी, तो फिर इन कंपनी जो रियासतें थी उन पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ा और वो जो जनसाधारण थी, जो सामान्य जनता थी, जो किसान वर्ग था, जो व्यापारी वर्ग था, उनसे ज्यादा रुपए वसूलने लगे, यानी कि ज्यादा कर उनसे वसूलने लगे, जिसके कारण जनसाधारण की आर्थिक स्थिति बदहाल होती चली गई। अब जो कमजोर वर्ग हैं, जो शोषित वर्ग हैं, वो समय पर कर नहीं दे पाता था, तो साहूकारों से वो पैसे उधार लेता था। साहूकारों से जब वो पैसे टाइम पे नहीं चुका पाता था तो उनके कर्ज के बोझ के तले दब जाता था। तो उनकी स्थिति लगातार खराब होती चली गई जनसाधारण की तथा व्यापारियों की। क्यों? क्योंकि उनको अतिरिक्त कर देना पड़ता था। और वो ये भी मानते थे कि उनको अतिरिक्त कर इस वजह से देना पड़ रहा है क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत हमारे ऊपर शासन कर रही है। इस वजह से जनसाधारण में भी ब्रिटिश सरकार को लेकर या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर भारी असंतोष की भावना व्याप्त थी। इसके अलावा जो व्यापारी वर्ग हैं, जो हस्तशिल्पी हैं, वो जो सामान बनाते थे, जो अपने प्रोडक्ट बनाते थे, उनकी जो कीमत थी वो बहुत ज्यादा थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामानों से। तो फिर उनके जो सामान है वो बिकते नहीं थे, उनके प्रोडक्ट बिकते नहीं थे, तो बेरोजगार हो गए तो उनकी स्थितियां खराब होती चली गई। इस वजह से उनमें असंतोष की भावना लगातार व्याप्त होने लगी। इसके अलावा जो 1857 की क्रांति का एक बड़ा कारण माना जाता है वो है सामंत वर्ग की नाराजगी। सामंत वर्ग की नाराजगी। सामंत क्या होते हैं? सामंत रियासतों के अंदर बड़े बड़े जागीरदार हुआ करते थे, जिनके पास बड़ी भूभाग होता था, छोटी सैनिक टुकड़ियां भी हुआ करती थी। ये अपने निर्धारित भूभाग में कर भी वसूल करते थे। इसके अलावा अगर कोई व्यापारी वर्ग उस राह से गुजरता था, जो इनका इलाका होता था, तो उससे राहगीर शुल्क भी वसूल करते थे। इसके अलावा जब राजा को युद्ध की स्थितियां आन पड़ती थी तो इन सामंतों को वो बुलाते भी थे, जिन्हें और ये सामंत जाते भी थे राजा के पास, जिसे चाकरी कहा जाता है। तो इनका बहुत महत्व था। जब ब्रिटिश भारत में नहीं आए थे उससे पहले सामंत वर्ग का बहुत ही ज्यादा महत्व और इम्पोर्टेंस था।
लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां ऐसी रही कि उन्होंने सामंतों को बिल्कुल कुचल के रख दिया। ये कर नहीं ले सकते थे, इनको भूमि अनुदान का अधिकार अब नहीं था। इसके अलावा ये सेना नहीं रख सकते थे, या फिर रखते तो लिमिटेड रख सकते थे। और जो शासक थे अब उनकी रक्षा कंपनी कर रही थी। पहले सामंत वर्ग को भी उनकी रक्षा के लिए आना पड़ता था युद्ध में, अब इनकी आवश्यकता महसूस नहीं होती थी। तो ये अपने आप को हाशिए पर महसूस कर रहे थे, अपेक्षित उपेक्षित महसूस कर रहे थे। तो सामंत वर्ग में एक बहुत बड़ी नाराजगी थी, और क्रांति का सामंत वर्ग में नाराजगी होना एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण माना जाता है। तो ये तो हो गए दोस्तों क्रांति के संभावित कारण। लेकिन जिस समय क्रांति घटित हुई उस समय क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, यानी कि ऐसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उस समय का कारण क्या था? तो उस समय का कारण था एनफील्ड राइफल। इसमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग करना। एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग करना, यह है दोस्तों तात्कालिक कारण, यानी कि उस समय का कारण। एनफील्ड राइफल ब्रिटिश के पास होती थी, अंग्रेजों के पास। तो वो क्या करते थे, इस राइफल को चिकना बनाए रखने के लिए गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग करते थे। और इस राइफल का जो कैप होता था वो कैप मुंह से खुलता था, यानी कि राइफल को मुंह से टच करना होता था, और उसमें गाय और सुअर की चर्बी है। तो जिससे हिंदू और मुसलमानों दोनों की भावनाएं भड़क उठी। और ये उस समय 1857 की क्रांति का मुख्य कारण माना जाता है उस समय का। 1857 की क्रांति कई मायनों में महत्वपूर्ण है, न केवल भारत के इतिहास में वरन राजस्थान के इतिहास में भी 1857 की क्रांति का अपना एक महत्व तथा इंपोर्टेंस माना जाता है। अब हम क्रांति की जब हमने पृष्ठभूमि जान ली, तो अब हम इसके नेक्स्ट चीज की तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे, जो कि सेकंड पॉइंट रहेगा अपना, यानी कि क्रांति के समय राजस्थान की स्थिति। क्रांति के समय राजस्थान की स्थिति, ये जो मैं आपके साथ जानकारियां साझा कर रहा हूं, इनका स्रोत ऑथेंटिक किताब है एनसीईआरटी। तो आप बेझिझक होकर वीडियो थोड़ा गंभीरता से और थोड़ा धैर्य बना के देखिए, क्योंकि राजस्थान की वैकेंसियां कुछ ऐसी हैं कि धैर्य की आदत डाल ही देती है व्यक्ति में। क्रांति के समय राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति क्या थी क्रांति के समय, उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। सन 1818 की संधियां जब हुई, तो राजपूताना की जो रियासतें हैं वो ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्वीकार कर चुकी थी और ब्रिटिश साम्राज्य का अंग हो चुकी थी। तो ब्रिटिश ये चाहते थे कि ये जो रियासतें जिन्होंने हमारी प्रभुसत्ता स्वीकारी है, ये एक छत के नीचे आ जाए, मतलब इनका एक बैनर हो और उस बैनर के नीचे ये काम करे। इसके लिए इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश साम्राज्य ने 1832 में राजपूताना रेजिडेंसी का गठन किया। राजपूताना रेजिडेंसी का गठन किया 1832 ईस्वी में। और इस राजपूताना रेजिडेंसी का जो मुख्यालय है वो बनाया दोस्तों इन्होंने अजमेर। अब अजमेर राजस्थान का ही तो भाग है और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है गर्मियों के दिनों में राजस्थान में। तो इन्होंने क्या किया कि 1845 ईस्वी में ये जो राजपूताना रेजिडेंसी का जो हेड ऑफिस था, इसका ग्रीष्मकालीन हेड ऑफिस यानी कि गर्मियों के दिनों में इसका ऑफिस इन्होंने कर लिया माउंट आबू। ग्रीष्मकालीन माउंट आबू इन्होंने कर लिया, माउंट आबू।
प्रश्न आता है कि राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय कहाँ था, तो अजमेर, लेकिन ग्रीष्मकालीन कहाँ पर था, माउंट आबू, वो 1845 के बाद में उन्होंने स्थापित किया, केवल गर्मियों के दिनों में। और क्रांति जब घटित हुई तो गर्मियों के दिन थे, और उस समय जो इसका मुख्यालय था वो हालांकि अजमेर भी था, लेकिन फंक्शनल जो कार्यकारी मुख्यालय था वो माउंट आबू था। अब इसका नियंत्रण करता कौन होता था, यानी इसके मुख्यालय का चीफ कौन होता था, तो इसके मुख्यालय का हेड होता था एजीजी। एजीजी क्या है, एजीजी है एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी कि गवर्नर जनरल के एजेंट। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल है, उनके नीचे जो काम करते थे रियासतों में वो थे एजीजी। राजपूताना रेजिडेंसी का प्रथम जो एजीजी बनाया गया था वो बनाया गया था मिस्टर लोकेट को, प्रथम मिस्टर लोकेट, ये प्रथम एजीजी लोकेट को बनाया गया था। सन 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था, ये क्वेश्चन बहुत सारी बार एग्जाम में आया हुआ है। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस सन 1857 की क्रांति के समय एजीजी था। और उस समय एक और बात कर लेते हैं, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था। अब ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया कि इन एजीजी के नियंत्रण में पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए। पॉलिटिकल एजेंट का क्या काम होता था, पॉलिटिकल एजेंट रियासतों में एक्चुअल में काम करते थे, जो रियासतें होती थी उनके वो अधिकारी होते थे, और वो वहाँ का प्रशासन वगैरह सब चीजें देखते थे, और वो एजीजी को रिपोर्ट करते थे, और एजीजी आगे रिपोर्ट गवर्नर जनरल को करता था, और गवर्नर जनरल ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश क्राउन को यानी कि रानी को रिपोर्ट करते थे। यानी कि एजीजी के अंडर पॉलिटिकल एजेंट काम करते थे, पीए। सन 1857 की क्रांति के समय, सन 1857 की क्रांति के समय राजपूताना में 6 पॉलिटिकल एजेंट अलग अलग रियासतों में कार्य कर रहे थे। जोधपुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अपने को याद रखना ही है। मोक मेसन, कई जगह पर इसका नाम मैक मोसन भी लिखा हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में मोक मेसन ही लिखा हुआ है। जयपुर, ईडन, उदयपुर, सावर्स, मेजर सावर्स, कोटा, ये है दोस्तों रियासतें, और ये इन रियासतों में काम करने वाले पॉलिटिकल एजेंट। ये हम महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ रहे हैं, जो कि आगे हम जैसे चरणबद्ध तरीके से राजस्थान की क्रांति पढ़ेंगे 1857 की, तो उनमें ये इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहेगा, और ये उस टाइम पर बहुत ज्यादा काम में आने वाली चीजें हैं, और वैसे भी एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछी जाती है। कोटा में था मेजर बर्टन, और भरतपुर में था मोरिसन। इसी प्रकार सिरोही में था जे डी होल। सन 1857 की क्रांति के समय निम्न 6 रियासतों में निम्न 6 पॉलिटिकल एजेंट कार्य कर रहे थे। ये सभी पॉलिटिकल एजेंट रिपोर्ट करते थे एजीजी को, और एजीजी रिपोर्ट करता था गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल रिपोर्ट करता था क्राउन को, ब्रिटिश ताज यानी कि क्वीन को, ब्रिटिश क्वीन को। इसके बाद में हम बात करेंगे
उस समय सैनिक छावनियां कितनी थी? सन 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में, राजपूताना में सैनिक छावनियां कितनी थी? आप सभी लोगों को जानकारी होगी, बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी भी सही, कि उस समय राजस्थान में, राजपूताना में 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी थी? 6 सैनिक छावनियां विद्यमान थी। प्रथम जो सैनिक छावनी बनी थी, फर्स्ट, वो बनाई थी अंग्रेजों ने नसीराबाद में। नसीराबाद कहाँ पर है? अजमेर में। यानी कि प्रथम सैनिक छावनी अजमेर में बनाई थी। लेकिन सन 1857 के समय, यानी कि क्रांति के समय, राजस्थान में टोटल 6 सैनिक छावनियां थी। सैनिक छावनियों से क्या मतलब है? ऐसे स्थान जहां पर ब्रिटिश सैनिक रहते हैं और वो आपात स्थिति में, यानी कि जब ब्रिटिश को आवश्यकता होती है, युद्ध वगैरह की स्थिति या फिर शांति व्यवस्था, किसी भी प्रकार की परिस्थितियां हो, जब ब्रिटिश को आवश्यकता होती है तो ये सैनिक छावनियों में जो सैनिक दल होते हैं वो उनकी सहायता के लिए तैयार रहते हैं। कौन कौन सी 6 सैनिक छावनियां थी? तो ब्यावर, ये थी दोस्तों अजमेर में। ब्यावर सैनिक छावनी अजमेर में थी। प्रश्न आता है कि इसमें कौन सी सैनिक टुकड़ी कार्य करती थी? इसमें मेर रेजिमेंट कार्य करती थी। यानी इसमें जो सैनिक टुकड़ी थी उसका नाम है मेर रेजिमेंट। नसीराबाद जो ऊपर जिक्र हो चुका है, नसीराबाद, नसीराबाद भी दोस्तों अजमेर में थी और इसमें थी 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। साथ में इसमें थी 1857 की क्रांति के समय 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री प्लस बॉम्बे लांसर्स। बॉम्बे लांसर्स भी एक सैनिक टुकड़ी है, जैसे ये सैनिक टुकड़ियां हैं। बॉम्बे लांसर्स ऐसी सैनिक टुकड़ी मानी जाती है जो अंग्रेजों के प्रति बहुत ज्यादा वफादार थी। इसके अलावा नीमच, ये वर्तमान के मध्य प्रदेश में है, लेकिन उस समय तो राजपूताना में थी, राजपूताना का हिस्सा था नीमच भी। और इसमें थी सैनिक टुकड़ी कोटा कंटीजमेंट, एरिनपुरा, एरिनपुरा थी दोस्तों पाली में। ये जोधपुर रियासत का ही भाग था उस समय। और इसमें जो सैनिक टुकड़ी थी उसका नाम है जोधपुर लीजियन। इसका जिक्र पहले भी हो चुका है, जोधपुर लीजियन। उसके बाद में है देवली, ये थी दोस्तों टोंक में। इसमें जो सैनिक टुकड़ी थी उसका नाम भी है कोटा कंटीजमेंट, कोटा कंटीजमेंट। पता नहीं आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, लिख देता हूं मैं। अंतिम सैनिक छावनी थी खेरवाड़ा, और खेरवाड़ा का संबंध है दोस्तों उदयपुर से, ठीक है। और इसमें जो सैनिक टुकड़ी थी उसका नाम है भील कोर, भील कोर। इसे मेवाड़ भील कोर भी कहा जाता है। हम सबको जानकारी है, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि इसकी स्थापना 1841 में की गई थी ब्रिटिश कंपनी के द्वारा। सन 1857 की क्रांति के समय निम्न 6 सैनिक छावनियां राजपूताना के अंदर कार्य कर रही थी और उनमें ये सैनिक टुकड़ियां कार्य कर रही थी। दोस्तों इन 6 सैनिक छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे, लगभग 5000 सैनिक थे। और ये 5000
जो सैनिक थे सभी सैनिक भारतीय थे, सभी भारतीय थे, एक भी इनमें अंग्रेज सैनिक नहीं था। हालांकि इन सैनिकों के जो उच्च अधिकारी थे, जो आला अधिकारी थे, वो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, लेकिन सैनिक सभी भारतीय थे। ये भी महत्वपूर्ण बात है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, जब क्रांति घटित हुई थी तो अजमेर की स्थिति केंद्रीय थी। क्यों थी? क्योंकि अजमेर में ही एजीजी का हेड ऑफिस है, अजमेर में ही ब्रिटिश जो एजीजी का हेड ऑफिस है, प्लस वहां पर ही शस्त्रागार है, वहीं पर ही खजाना है। इस वजह से अजमेर की स्थिति सेंट्रल थी, केंद्रीय स्थिति थी 1857 की क्रांति के समय। इसके अलावा हम कुछ और पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं जो कि 1857 की क्रांति जो राजस्थान में घटित हुई थी उसके लिहाज से इम्पोर्टेंट है। कि जब राजस्थान में 1857 की क्रांति घटित हुई, हालांकि वो चीज हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी भी मैं अगर आप चाहो तो बता सकता हूँ कि ये जो हमने 6 सैनिक छावनियां बताई है, इनमें से 2 सैनिक छावनियां ऐसी थी, ब्यावर जिसमें मेर रेजिमेंट कार्य कर रही थी, तथा खेरवाड़ा जिसमें मेवाड़ भील कोर कार्य कर रही थी। उनमें सैनिक विद्रोह नहीं हुआ क्योंकि उनमें जो सैनिक टुकड़ियां थी वो ब्रिटिश समर्थन वाली थी, यानी कि वो ब्रिटिश सरकार को समर्थन देती थी, इसलिए उनमें उपद्रव या फिर सैनिक उपद्रव देखने को नहीं मिला। बाकी जो 4 सैनिक छावनियां हैं उनमें सैनिक उपद्रव हुआ था, ब्यावर और खेरवाड़ा में नहीं हुआ था। एक और चीज की ओर मैं एक और चीज हम अपने डिस्कशन में शामिल करना चाहेंगे जो भी आने वाले डिस्कशन में काम में आएगी, कि जब 1857 की क्रांति घटित हो रही थी तो उस समय राजस्थान में कौन कौन से शासक कार्य कर रहे थे, शासक वर्ग कैसा था यहाँ पर उसकी तरफ, यानी कि शासक राजस्थान में। सर्वप्रथम हम जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में थे तख्त सिंह, तख्त सिंह। बीकानेर की बात करें, बीकानेर में थे सरदार सिंह। उसके बाद में अलवर की बात करें, अलवर में विनय सिंह। कई जगह पर दोस्तों विनय सिंह को बने सिंह भी लिखा हुआ मिल जाता है, तो एग्जाम में दोनों में से कोई भी नाम आए एक ही बात है। करौली, करौली में था मदन पाल। धौलपुर, धौलपुर में था भगवंत सिंह। कोटा, कोटा में था राम सिंह द्वितीय। उसके बाद में हम बात करें बूंदी, तो बूंदी में था राम सिंह। उसके बाद में अगर हम बात करें झालावाड़, झालावाड़ में था दोस्तों पृथ्वी सिंह। उसके बाद में अगर हम बात करें टोंक, टोंक 1857 की क्रांति के समय राजपूताना की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी जिसका शासक मुस्लिम था और उसका नाम था नवाब वजीरुद्दौला, नवाब वजीरुद्दौला। इसके अलावा अगर हम बात करें जयपुर की, तो जयपुर का शासक था राम सिंह। राम सिंह 3 बार आ चुका है लेकिन अलग अलग रियासतों में
थे इस नाम से। इसके अलावा हम बात करें उदयपुर की, तो उदयपुर में था स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह। और उसके बाद में हम बात करें बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा में था लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह। राजस्थान की निम्न रियासतों में ये शासक 1857 की क्रांति के दौरान थे। अब इनमें से इंपॉर्टेंट चीजें मैं अगर आपको बताऊं, हालांकि हम बाद में भी इनको डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर पहले थोड़ा सा हिंट दें अगर हम, तो बीकानेर के जो शासक थे सरदार सिंह, ये 1857 की क्रांति के दौरान एकमात्र राजपूताना के ऐसे शासक थे जो क्रांति का दमन करने के लिए राजस्थान के बाहर भी गए। ये पंजाब तक गए थे क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए और क्रांति को दबाने के लिए। इसके अलावा करौली के शासक मदनपाल की बात करें तो करौली के शासक मदनपाल कोटा आए थे। कब आए थे? जब कोटा पर क्रांतिकारियों ने कब्जा कर लिया था। हम आगे पढ़ेंगे इस चीज को, लाला जयदयाल के बारे में, जब उन्होंने कोटा पर कब्जा कर लिया था क्रांतिकारियों ने, तो ये करौली से कोटा आए क्रांतिकारियों से कोटा को बचाने के लिए। इसके अलावा कोटा की हम बात करें, कोटा के जो राम सिंह सेकंड थे, इनकी रियासत को क्रांतिकारियों ने 1857 की क्रांति के दौरान 6 महीने तक उस पर कब्जा कर लिया था और इनको बंदी की तरह अपने किले के अंदर रहना पड़ा। इसके बाद में अगर बात करें जयपुर रियासत के राम सिंह सेकंड की, तो जयपुर में हालांकि 1857 की क्रांति की किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी जयपुर रियासत के राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों का बढ़ चढ़कर साथ दिया था। इस वजह से जयपुर रियासत के राम सिंह द्वितीय को ब्रिटिश कंपनी ने, ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि दी थी, साथ ही कोटपुतली का परगना भी दिया था। उदयपुर रियासत के स्वरूप सिंह ने क्रांति में सबसे पहले ब्रिटिश कंपनी की मदद की थी, अंग्रेजों की मदद की थी सबसे पहले। तो ये उस समय के शासक है और इनके बारे में कुछ फैक्ट है, आगे भी इनको हम डिस्कस करेंगे। ये राजस्थान एकीकरण की पृष्ठभूमि के बारे में बात की आज हमने, प्लस उस समय राजस्थान की स्थिति के बारे में बात की। अब हम राजस्थान में जो 1857 की क्रांति घटित हुई है उसको चरणबद्ध तरीके से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।